दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। देखो, आज हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, वो सारी बातों को जानेंगे। और खासकर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इन सारी बातों को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना। कई तरह के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन करी जाती है, तो इन सारी बातों को आज हम लोग बेटर समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले जानिए अर्थव्यवस्था क्या है। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग का देश भारत है, ये जो देश भारत था, ये लगभग अंग्रेजों का 200 वर्ष गुलाम रहा है। ये जो अंग्रेज थे, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को दाब कर रख दिए। उससे पहले भारत का जो अर्थव्यवस्था था एकदम मतलब सही था, हर मामले में भारत आगे था, तेज था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आया और वो फूट डालो और शासन करो, मतलब डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर अंग्रेज क्या किया, हम लोग को गुलाम बनाए। मतलब देखो, हम लोग को अपना उपनिवेश बना लिए। उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब कोई देश किसी अन्य देश का गुलाम हो जाए तो गुलाम देश उस देश का उपनिवेश कहलाता है। यानी हम लोग अंग्रेज का क्या कहलाते थे, उपनिवेश कहलाते थे। याद रखिएगा, उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी। उपनिवेश किसे कहेंगे, जब कोनो देश किसी और का गुलाम हो जाए। मान लीजिए कि मैं आपका गुलाम हो गया, तो मैं क्या हूँ, आपका उपनिवेश हो गया। आप मुझे उपनिवेश कह सकते हैं। तो जब कोई देश किसी देश का गुलाम हो जाता है तो उस देश को, मतलब उस गुलाम देश को शासक देश का हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनी मतलब उपनिवेश कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग लगभग 200 वर्ष तक किसका गुलाम रहे, अंग्रेजों का गुलाम रहे। वो मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसको दाब कर रख दिए। तो जरा सा ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था का अगर सामान्य परिचय मैं आपको दूं, इसका परिचय अगर आपको दूं, देखो हर आदमी जो है ना आज कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मतलब अपना जीविका चलाने के लिए। आप भी, मैं भी हूँ, तो मैं भी अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ कुछ काम करता हूँ। स्कूल चलाता हूँ, कोचिंग चलाता हूँ, और भी कई तरह के काम करता हूँ कि यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब भी चलाता हूँ। हर आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अगर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो भी क्या कर रहा है, मतलब ऐसे ही पढ़ा रहा है। फ्री में कौन पढ़ाने वाला है, फ्री में तो आजकल लोग बाल नहीं उखाड़ के देने वाला है। हर जौन आदमी है आज जौन काम कर रहा है, उस सब आदमी कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य से काम करता है, लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो जौन काम पैसा कमाने के उद्देश्य से करी जाती है उससे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। मतलब ऐसा काम जिसके माध्यम से आय, मतलब इनकम प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होती है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और यही क्रिया अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना। देखो बुआ, हर आदमी यदि स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इस दुनिया में मतलब जितने भी काम कर रहे हैं, अब बहुत तरह तरह के काम देखते हैं। दुकानदार दुकान चला रहा है, सड़क पर गिट्टी कौन तोड़ रहा है, चाहे सड़कें बन रही है, वहाँ पर लेबर मिस्त्रियाँ खट रही है, ये सब क्या करता है, एक ही उद्देश्य से काम करता है लोग। वो कौन सा उद्देश्य है, पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करता है लोग। आजकल का लड़का लड़की क्या है, लड़की भी लड़का को अपने लाइन पर लाती है सब, किस लिए, तो पैसा खींचने के। जे दिन उनका बैंक बैलेंस खत्म हो, दिन तू खत्म, तू हट जा। बुरा मत मानिएगा, ऐसा नहीं कि लड़की है, लड़के भी ऐसे हैं, चूसने के चक्कर में लगे रहते हैं लोग। तो हर आदमी किस उद्देश्य से काम करता है, सब बस एक ही उद्देश्य से काम करता है, सब वो उद्देश्य है पैसा। तो वह क्रिया, वह मतलब व्यवस्था जिसके माध्यम से पैसा कमाई जाए, जिसके माध्यम से पैसा कमाई जाए, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। याद रखिए, क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। जिस क्रिया के माध्यम से आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उस क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और पैसा कमाकर उससे तरह तरह के सामान खरीद कर अपना जीवन चलाते हैं। तो जानते हैं, ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बोलेंगे, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसे कहेंगे, तो कुछ लोग या एक ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से लोग काम धाम करके अपना जीविका चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, यही व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ में आ गई होगी। देखो, दुनिया का हर इंसान अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है आजकल। उस काम से वो पैसे प्राप्त करता है और पैसे से वो सामान खरीदता है, उसी सामान के माध्यम से वो अपना जीवन चलाता है। इस बात को आप बेटर से याद रखिएगा। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझ गए ना, कि जिस व्यवस्था के माध्यम से पैसे कमाकर अपना जीवन चलाई जाए। ऐसा नहीं कि मनुष्य पैसा कमाता है तो पैसे खाएगा, पैसा खाकर आप अपना जीवन चला सकते नहीं। पैसे कमाता है, वो हर काम पैसे कमाने के उद्देश्य से करता है काम। तो ये जो पैसे कमाने का उद्देश्य, ये आर्थिक क्रिया कहलाएगा। लेकिन उस पैसे से सामान खरीद कर अपना जो जीवन चला रहा है, ये व्यवस्था कहलाता है अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। अब देखो, अर्थव्यवस्था की स्ट्रक्चर की बात कही जाए, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना
या अर्थव्यवस्था का ढांचा। पहली बात, ये अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन समझ में आ गई। क्या बोलेंगे? एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य पैसे कमाकर काम करके अपना जीवन चलाते हैं, वही व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करी जाए तो अर्थव्यवस्था की संरचना 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो इन सारी क्षेत्रों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। कई तरह के एग्जामों में इससे क्वेश्चन करी जाती है, उन सारी बातों को समझिए। देखो, प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो ये नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब सब प्रकृति पर डिपेंड करता है, जिसको प्रकृति उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ मेढक। मेढक का मतलब फ्रॉग, जिसको मेढक कहते हैं, बेंग कहते हैं अगर भोजपुरी भाषा में देखी जाए। तो जो मेढक है वो क्या है? उसको प्रकृति बनाया। अच्छा वो छोड़िए, जो मुर्गियाँ होती है, जो मुर्गी पालन होती है, वो क्या है? वो भी तो, उसको भी तो प्रकृति ने बनाया। भले उसको पाल रहे हम, लेकिन जन्म कौन दिया? प्रकृति दिया। तो कहने का मतलब कि जो नेचर से संबंधित है, जो प्रकृति से संबंधित है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इस प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आएगा? कृषि। जो कृषि हम उत्पन्न करते हैं उसको कौन? हम लोग बनाते हैं। हम लोग तो बीज डाल देते हैं, अब उसके अंदर प्रकृति अपना काम करती है, ठीक है ना। तो कृषि, चाहे पशुओं को पालना, तो पशुओं को प्रकृति ना जन्म देते हैं। तो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे वन का मतलब जंगल वल देखे, जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उस सबको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। तो कृषि, चाहे पशुपालन, चाहे वन, चाहे मछली पालन, मछली आप पाल रहे हैं तो उसको, मछली को भी किसने बनाया? नेचर मतलब प्रकृति ही बनाया, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र को जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को मतलब ये नेचर पर डिपेंड करता है, इसको प्रकृति बनाए रहते हैं, इसको इसी कारण से कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या पड़ता है? कृषि क्षेत्र। याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो नेचर पर डिपेंड करता है, जैसे मछली पालना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब क्या है? तो ये सब जो चीज़ें आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, पशुपालन मतलब जो नेचर पर डिपेंड करता है वो सब क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र है। इसको इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अब दूसरी क्षेत्र की यदि बात करी जाए, इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है उसको द्वितीयक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि इसमें निर्माण से संबंधित कार्य होता है, कि जो चीज़ें यहाँ से उत्पन्न हो रही है, जैसे मान लो कि आप कृषि कर रहे हैं, कृषि से जो भी चीज़ें बन रही है, चावल चाहे गेहूँ, उस जो उत्पन्न कर रहे हैं, अब उस पर कार्य करने का काम कौन करेगा? द्वितीयक क्षेत्र करेगा। ये एक दूसरे से संबंधित है। ये उत्पन्न कर रहा है तो उसका निर्माण, उसको सजाने का काम, जैसे मान लो गेहूं है, अब गेहूं क्या करी जाती है? उत्पन्न करी जाए, तो उस प्रकृति पर डिपेंड है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब प्राथमिक क्षेत्र से जो गेहूं निकला उसको क्या करी जाती है? उसको द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है? उसको पीस पास के पार्ले जी बना देता है, खाए पार्ले जी, बिस्कुट बना देता है। तो ये जो निर्माण कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र को लेकर, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है उसको लेकर जो निर्माण किया जा रहा है वो सब क्या रहा है? द्वितीयक क्षेत्र हो जा रही है। जैसे मान लो दूध, गाय भैंस दूध देती है तो सब प्रकृति दे रहे हैं, अब उस दूध पर हम लोग मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र आ गया। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है ना। इसमें उद्योग का मतलब कंपनी ये सब आ जाएंगी। ये सब कंपनियां क्या करती है? सारी तरह तरह की चीज़ें बनाती है। कोई कंपनियां मक्खन उखन बनाती है, कोई कंपनियां बिस्कुट बनाती है, कोई कंपनियां कुरकुरे फलाना ठेकाना, ये सब चीज़ें बनाने का कार्य करती है। तो इस द्वितीयक क्षेत्र के अंदर उद्योग आ गया, मतलब कंपनी सब आ सकता है, निर्माण आ सकता है, गैस बिजली। अब गैस बिजली की यदि बात करते हैं तो इसको दो तरह से, समुद्र के अंदर से प्राप्त करी जा सकती है, धरती के अंदर से प्राप्त करी जा सकती है। तो गैस जो है ना, ये प्रकृति दे है, ठीक है ना। अब इसको बनाकर गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती है, उसके अंदर तरह तरह के केमिकल भरी जाती है। तो ये जो गैस है, गैस और जो बिजली है, ये जो उत्पन्न होती है ये प्रकृति है, लेकिन इसको बनाने का कार्य कौन कर रहा है? द्वितीयक क्षेत्र। जो बनाता है, जो निर्माण करता है वो द्वितीयक क्षेत्र है। और प्राथमिक क्षेत्र जो नेचर पर डिपेंड करता है पूरी तरह से, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे जो उत्पन्न हो रही चीज़ें, उस पर जो निर्माण करता है, उस पर जो क्रियाएं करता है, तरह तरह की चीज़ें बनाता है, वो क्या होता है? तो वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा? उद्योग आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा, गैस बिजली, ये सब कौन सा क्षेत्र है? ये सब आपका द्वितीयक क्षेत्र है। याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र। तो समझ में आ गई, ये जो प्राथमिक क्षेत्र ये नेचर पर डिपेंड करेगा, और नेचर से जो चीजें उत्पन्न हो रही है उस पर कार्य करेगा, उसको बनाएगा कौन? द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है ना। ये द्वितीयक क्षेत्र था। अब तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र का काम है सेवा करना, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब देखो, तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? इन दोनों को सेवा करता है। इन दोनों को सेवा का मतलब क्या हो गया? जैसे देखो बुआ, अब ये तो सामान उत्पन्न किया और ये किया कि उसको बनाया, अब ये बनाया तो इसका सेवा करने वाला, इसको पहुंचाने वाला कोई होनी चाहिए ना। मान लीजिए कि आप 100 रुपया कमाए,
ठीक है ना। आप अपने बेटे को दे दिए 100 रुपये, अभी तो शादी ब्याह नहीं होगी लेकिन फिर भी मान कर लेकर चल रहे हैं। आप 100 रुपये कमाए, आप अपने बेटे को दे दिए सामान लाने के लिए, तो आप कमाए हैं तो वो आपके लिए प्राथमिक क्षेत्र हो गया। आप अपने बेटे को दिए सामान लाने के लिए तो द्वितीय क्षेत्र है। अब बेटा क्या करेगा, उस सामान से पैसा खरीद रहा है, तो ये क्या होगा, तृतीय क्षेत्र हो गया। तो तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा करना। वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए देखो सेवा क्षेत्र, ये जो प्राथमिक तृतीय क्षेत्र है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जहाँ पर पैसा लगे, जहाँ पर पैसा देना पड़े, समझ जाइए कि वो कौन सा है, तृतीय क्षेत्र है। अब मान लीजिए डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास आप जाएंगे दवा लाने के लिए, तो कौन सा क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। दुकानदार के पास सामान लेने जाएंगे तो कौन सा, तृतीय क्षेत्र, जहाँ पैसा देना पड़े, याद रखिएगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। अच्छा एक मान लीजिए कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से क्या हुआ, गेहूँ उत्पादन हुआ, ठीक है ना। अब गेहूँ उत्पादन हुआ तो क्या करेगा, एक ट्रक या कोई भी गाड़ी क्या करेगा, उस गेहूँ को उठाकर मशीन के पास लाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र को जो ट्रक है वो क्या किया, सेवा दिया, क्योंकि वो तो कहीं और उत्पन्न होगा ना, उसको गाड़ी की सहायता से प्राथमिक मतलब किसी कंपनी में लाई गई। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रक जो है, चाहे जो भी गाड़ी यूज करी गई है, वो सब क्या होगा, सेवा क्षेत्र मतलब द्वितीय क्षेत्र हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी चीजें बनी है उसको सेवा देने का काम कौन कर रहा है, तो तृतीय क्षेत्र कर रहा है, गाड़ी कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो सेवा प्रदान कर रही है, जो किसी का सेवा कर रही है, वो होता है तृतीय क्षेत्र। इस बात को बेटर से समझिएगा। तो समझ में आ गया। देखो इसके अंदर क्या क्या, बैंक, बैंक का मतलब देखते हैं ना, पैसे उसे लेने जाएंगे, यहाँ पैसा लेना हो चाहे देना हो, जमा करना हो, ये सब जो चीजें हैं ये क्या, सेवा क्षेत्र, क्योंकि बैंक हमारी सेवा कर रही है, इस कारण से बैंक क्या है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है। परिवहन, परिवहन का मतलब समझ जाए ना, आयात निर्यात, जो फोन आप देखते हैं ये सब क्या है, परिवहन, ट्रांजेक्शन करना है। अब मान लो कि कोई दिल्ली है, यहाँ पर आपका फोन आ गया, हेलो हाय बैक करने लगे। आजकल तो रहते रहते यही जैसा फेसबुक से लोग प्रेम करने लग रहा है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहा है। अब फेसबुक से शादी हो रहा है, आने वाला भविष्य में फेसबुक से लड़के होने लगेगा, देखिएगा। तो कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है हम लोग का, याद देखिएगा। तो परिवहन क्या है, तो ये हम लोग को सेवा प्रदान कर रहा है। अब कौन से बात करना हो, एकदम कौन लड़की से बात करना हो, अब फोन पर आ जाए, एकदम रात में भीड़ हो रही है, बात करते, तो वो क्या कर रहा है, आपको सेवा ना कर रहा है भाई। अब मोबाइल नहीं रहता, पहले के जमाने में बताए नहीं थे कि महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था फोन का, पहले उतना सेवा क्षेत्र चलती नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे हुई है, जिसके कारण से ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब परिवहन को भी, परिवहन यानी परिवहन जो है वो सेवा देने का काम करता है, इसी कारण से परिवहन भी क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। अब देखिए संचार, परिवहन का मतलब समझे ना, आदान प्रदान करना। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, अभी बताया था मोबाइल वाला, ये सब क्या है, संचार है, ठीक है ना। तो संचार भी क्या होता है कि ये भी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी हर कार्य को, किसी से फोन से बात करनी हो तो उस कार्य को भी आसान बनाने का काम करता है। अब व्यापार, व्यापार का मतलब क्या, मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, गेहूँ उत्पादन किए, गेहूँ मतलब गेहूँ चावल ये सब उत्पन्न किए। अब क्या करेगा कि व्यापारी आएगा, उसको खरीदेगा, तो वो क्या कर रहा है, पैसा देगा ना भाई, खरीदेगा, तो वहाँ पर भी पैसे की बात आ रही है। इसका मतलब वो हमारी सेवा कर रहा है, तो सेवा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र, और ये और भी बहुत सारी सेवाएं होती है, ठीक है ना। तो ये बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और भी कुछ बहुत तरह की सेवाएं हैं, ये सब किसके अंदर अंतर्गत आती है, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो समझ में आ गई। प्राथमिक क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, और द्वितीय क्षेत्र उस पर कार्य करेगा, और तृतीय क्षेत्र उसको पहुंचाने का कार्य करेगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ जो कंपनियां, वो सब कंपनियां जो होती है वो तरह तरह की चीजें आपकी बनाएगी। अब बनाने को उसको पहुंचाने वाला तो कोई होनी चाहिए ना। अब मान लीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब यूट्यूब ही नहीं रहता अपलोड करने वाला, तो कोई फायदा होता क्या, नहीं होता ना। तो जो प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को क्या करे, सेवा प्रदान करे, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ से जो गेहूँ, चावल उवल जो भी चीज़ें, दूध जो भी उत्पन्न हो रही है, उसको कोई ना कोई सेवा प्रदान कर, ट्रक चाहे जो भी गाड़ी है उसको सेवा प्रदान कर रहा है। यहाँ भी जो चीज़ बनेगा उसको भी किसी ना किसी माध्यम से पहुँचाया जाएगा ना जी। तो पहुँचाने का मतलब क्या हो गया कि वो सेवा प्रदान कर रही है। तो कहने का मतलब जो तृतीय क्षेत्र होता है वो प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय सेक्टर को क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। तो समझ में आ गई, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब चलिए हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होती क्या है, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में करी जाती है उन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार से भी कई तरह के क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अर्थव्यवस्था समझ गए, अर्थव्यवस्था की संरचना समझ गए। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। अब देखो अर्थव्यवस्था जो है ना 5 तरह के होते हैं। पहली अर्थव्यवस्था क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, और चौथा खुली अर्थव्यवस्था, और पांचवा बंद अर्थव्यवस्था। इन 5 अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, क्योंकि इनसे
संबंधित कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है, और खासकर कंपटीशन क्लासों में तरह तरह के क्वेश्चन करी जाती है इससे संबंधित। देखो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि पूंजीवादी का मतलब धन दौलत वाला जो व्यक्ति हो उसी को ना पूंजी कहेंगे। पूंजी का मतलब जहाँ पैसा ज़्यादा हो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी व्यक्तियों का स्वामित्व ज़्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि निजी व्यक्ति का अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। उत्पादन का जो साधन होता है उस पर निजी व्यक्ति का क्या होता है, बहुत ज़्यादा। निजी का मतलब समझ है प्राइवेट, वहाँ पर प्राइवेट मांग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यूएसए अमेरिका, यहाँ पर सरकार का उतना बस नहीं चलता है जितना यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ का बस चलता है, ठीक है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर सरकार का नहीं, वहाँ पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व चलता है। उत्पादन का जो भी साधन है वो सब कौन काम करेगा, निजी व्यक्ति ही करता है। तो समझ में आ रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नहीं, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व, प्राइवेट जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वामित्व चलता है, ठीक है ना। जैसे यूएसए, जापान, यहाँ पर ज्यादातर किन तो प्राइवेट निजी व्यक्तियों का संस्था चलते रहता है, ठीक है। अब देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था जानते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें निजी व्यक्ति का उतना मतलब स्वामित्व नहीं होता है। जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, जो भी कार्य होता है, उस सब में सरकार ही अपनी भूमिका अदा करती है, ठीक है ना। तो सरकार के पास यहाँ पर जो भी स्वामित्व होता है, जो भी अधिकार होता है, सरकार के पास होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी अधिकार होता है निजी व्यक्तियों के पास ज़्यादातर होता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास ही पूरा बागडोर होता है। सरकारी जो करना होगा सो करेगा। जैसे मैं चीन लेकर चलिए, चीन में सरकारी जो चाहेगी वही कर सकती है। जौन सरकार वहाँ चीन की बात कर रहे हैं, चीन में सरकार क्या करती है, जो चाहेगी वही कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आज समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारा बागडोर जौन होता है ना, वो किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पर निजी लोगों का स्वामित्व ज़्यादा हो, अधिकार ज़्यादा हो, ठीक है ना, वो पूंजीवादी हो जाएगा। और जहाँ पर समाजवादी, जहाँ पर सरकारें का पूरा शासन चलता हो, सरकार बागडोर संभालती हो, वो क्या कहलाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे चीन है, चीन, क्यूबा, ये सब जो देश है, इस सब देश में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है। सरकार के पास सारा बागडोर, सारा अधिकार हाथ में है, ठीक है। अब देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जिसके पास पूंजीवादी भी व्यवस्था हो और जिसके पास समाजवादी भी व्यवस्था हो। मतलब जिसके पास निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व हो और सरकार का भी अधिकार हो। मतलब निजी व्यक्तियों का भी अधिकार हो और सरकार का भी अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे में आपका भारत हो जाएगा। भारत कौन सी व्यवस्था आती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक और बात समझिए, भारत की व्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखो कहने का मतलब है कि भारत में तरह तरह की कंपनियां जो प्राइवेट है, जैसे अभी रेल वाला लेकर चलिए, रेल क्या है, तो रेल पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है, उसमें कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं और कुछ जो चीज़ें सरकार के द्वारा चलती है। तो मतलब भारत जो है ना वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो चुकी है। कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था, मतलब निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि पूरा पूंजीवादी व्यवस्था ही है, या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरा समाजवादी व्यवस्था ही नहीं, समाजवादी व्यवस्था है। यहाँ पर दोनों है, पूंजीपति लोग भी है और सरकार का भी अधिकार है। पूंजी निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है, जनता का भी अधिकार है। जैसे इंडिया में देखिएगा तरह तरह की प्राइवेट संस्थाएं चलती है और सरकारी संस्थाएं भी चलती है। तरह तरह के प्राइवेट स्कूल चलते हैं और तरह तरह के सरकारी स्कूल भी चलते हैं। तो भारत जो है ना वो क्या है, तो वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों चीज़ें चलते रहती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, मतलब लिख सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकार पूंजीवादी निजी व्यक्तियों के पास और सरकार के पास, दोनों के पास हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं इंडिया, मतलब भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चौथी अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था। क्या हुआ, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है कि इसमें आयात और निर्यात का जो अधिकार होता है, न्यूनतम प्रतिबंध होता है। कहीं भी किसी भी देश से यदि आपका आयात निर्यात हो रहा है तो वो क्या है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर साफ कहीं आयात निर्यात आपका नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो है ना वो क्लोज इकोनॉमी है। क्या, क्लोज इकोनॉमी इसको कह सकते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पर आयात निर्यात पर बहुत कम प्रतिबंध लगाया जाता है कि आयात निर्यात नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं यूएसए, इंडिया, ये सब क्या है, ये जो देश है यूएसए, अमेरिका, इंडिया, ये सब आयात निर्यात बहुत ज़्यादा करता है हर देश से, ठीक है ना। तो जो आयात निर्यात का मतलब समझते हैं ना, आयात का मतलब जब किसी बाहर देश से, बाहर वाले देश से या कहीं बाहर से हमारे पास वस्तु आती है तो आयात हो गया। और निर्यात का मतलब जब यहाँ से वस्तुएं जाएंगी वो क्या होगा, निर्यात। मतलब आना निर्यात और आना आयात हो गया और जाना निर्यात हो जाता है। ये आयात निर्यात की बात आप समझिएगा।
ठीक है ना। तो जहाँ पर आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, बहुत कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ऐसी जो व्यवस्था होती है वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। जैसा कि यूएसए मतलब अमेरिका, भारत, ये सब क्या एक दूसरे से क्या क्या करते हैं, मतलब आयात निर्यात करते रहते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है ना। तरह तरह की चीज़ें अमेरिका से मंगाई गई है, तरह तरह की चीज़ें जापान से मंगाई गई है। तो जहाँ पर आयात निर्यात के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, पांचवी अर्थव्यवस्था, देखिए इसमें क्या होता है, ना तो आयात हो सकता है ना तो निर्यात हो सकता है। ऐसे में एक एग्जांपल आपका उत्तरी कोरिया आएगा। यहाँ पर अभी तो शायद थोड़ा सा हो रही है आयात निर्यात, लेकिन यहाँ पर पहले जब थी ना, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात करी जाए, तो देखिए जब उत्तरी कोरिया जौन था, यहाँ पर आयात निर्यात कोई भी देश नहीं करता था, क्योंकि यहाँ का जौन सरकार था वो मतलब समझिए कि एक तरह सन की सरकार कहल जा सकता है। अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको भी मरवा देगा, कोई मीडिया वाला आवाज़ उठाए तो यहाँ का जौन सरकार था उसको भी ठुकवा दे रहा था। ये ऐसा सरकारें था, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। आजकल जो नेता लोगन हो गया है, वो कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको मरवा के फेंकवा देता है सब। यही व्यवस्था हर देश में आजकल आ रही है, इंडिया में आ रही है। अगर कोनो यहाँ का मीडिया वाला सरकार के प्रति आवाज उठा तो सरकार उसको जेल में डलवा देगा, सरकार उसको मरवा ही देता है लोग, ठीक है ना। तो काला करना में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, और सामने बड़का बनता है सब यहाँ का लोग, पूरा करके हम एकदम बढ़िया बने ऐसे कहते हैं सब। देखो, तो हम लोग कहाँ थे, पांचवी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है। इसमें न तो आयात हो सकती है न तो निर्यात हो सकती है, दोनों के लिए प्रतिबंध लगाई जाती है। जैसे मान लो कि इंडिया का उत्तरी कोरिया से कहीं भी कोई भी चीज़ आयात निर्यात नहीं होगा, तो ये जो प्रतिबंध है ये क्या हो, बंद अर्थव्यवस्था कही जा सकती है, ठीक है। तो पांचवी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होगा कि टोटल की टोटल जो अधिकार होंगे वो निजी व्यक्तियों के पास होगा, मतलब प्राइवेट संस्था इसमें आ सकती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें टोटल अधिकार सरकार के पास होता है। जैसा कि चीन देख सकते हैं, चीन में पूरा समाजवादी व्यवस्था लागू है। और बात करें जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो इसमें पूंजी अर्थव्यवस्था भी, मतलब निजी व्यक्तियों का भी अधिकार हो, सरकार का भी अधिकार हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, भारत आएगा। अब चौथी खुली अर्थव्यवस्था थी, तो इसमें आयात निर्यात के लिए बहुत कम प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। जैसे इंडिया, अमेरिका, ये सब देश क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। मतलब इस देश में क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था का कार्य होता है। पांचवा है आपका बंद अर्थव्यवस्था है। इसमें ना तो आयात हो सकता है ना तो निर्यात हो सकता है। जैसे उत्तरी कोरिया का एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह से आपका देखी जाए तो अर्थव्यवस्था का प्रकार भी क्या होगा, पूरी विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।